नमस्कार। समाजीकरण से संबंधित वीडियोस की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। समाजीकरण ना सिर्फ समाजशास्त्र में बल्कि हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनी पहचान रखता है। समाजीकरण को अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहा जाता है और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही एक सावयव शरीर सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है, उन्हें आत्मसात करता है और सामाजिक क्षेत्र में एक प्रकार्यात्मक सदस्य के रूप में व्यक्ति को प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है। गत वीडियोस में हमने समाजीकरण के अर्थ के बारे में चर्चा की थी। हमने बात की थी उसकी विशेषताओं की, एजेंसीज की और उन सोपानों की जिसके द्वारा गुजरते हुए व्यक्ति का समाजीकरण होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में। समाजशास्त्रियों ने और मनोवैज्ञानिकों ने जब समाजीकरण के सिद्धांतों के विषय में विचार किया तो उन्होंने व्यक्ति के यानी स्व के विकास की बात करी, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की बात करी और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों को प्रकट किया। इस कड़ी में आज हम कूले के सिद्धांत की बात करेंगे, मीड के सिद्धांत की बात करेंगे और दुर्खीम के सिद्धांत के संग फ्राइड के सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करते हैं कूले के सिद्धांत की। कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ध्यान दें, ये आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कहलाता है। जिस प्रकार शीशे में अपना मुंह देख करके व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देख करके पता चलता है कि वो ठीक तो दिख रहा है, उसके बाल तो बने हुए हैं, उसका मेकअप तो ज़्यादा नहीं है, उसका पहनावा तो सही है, यानी कि वो कैसा दिख रहा है इसकी जानकारी उसे शीशे में, दर्पण में अपना मुंह देख करके होती है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपना प्रतिबिंब समाज जैसे दर्पण के रूप में देखने को मिलता है। एक व्यक्ति समाज में अपनी पहचान लोगों के व्यवहार से बनाता है। वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, इन सब बातों का व्यक्ति और समाज के बीच में जब संपर्क होता है तभी उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत में कूले ने 3 चरणों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहली बात उन्होंने कही दूसरों की धारणा के विषय में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उसके आधार पर स्व के प्रति व्यक्ति की धारणा बनती है और उसके आधार पर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम कहीं जाते हैं, लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से हमारे जाते ही मीटिंग डिस्पर्स, लोग चले जाते हैं। हम विचार करते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और सब लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमसे बात करने आ जाते हैं। वहाँ पर भी और पहली वाली परिस्थिति में भी, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति स्व का मूल्यांकन करता है कि उसके व्यवहार के क्या पक्ष लोगों ने स्वीकार किए और क्या नहीं किए। समाज में उसकी छवि कैसी है, एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में कि जब वो जाए तो सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाए, या उस व्यक्ति के रूप में जिससे लोग ज़्यादातर बात नहीं करना भी पसंद करें या उसके संग समय व्यतीत करना पसंद नहीं करें। और दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति स्व के प्रति अपनी धारणा बनाता है और मूल्यांकन करता है कि उसे अपने व्यवहार में किस प्रकार का सुधार करना चाहिए।
इस तरीके से व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी बनता है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, जिसे कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में प्रस्तुत किया था। अगले सिद्धांत के रूप में हम बात करते हैं मीड के सिद्धांत की। मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसे सामान्यीकृत अन्य या मैं व मुझे के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण संबोध हैं, मैं और मुझे, जिसे मीड के अनुसार यूं परिभाषित किया गया है, मैं यानी व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, और मुझे यानी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया। जी हाँ, मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में ये कहने का प्रयास किया कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, क्योंकि व्यक्ति के पास दिमाग और स्व दोनों होते हैं। लेकिन जब एक बालक जन्म लेता है तो वो आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के व्यवहार करता है। उसमें अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए वो नैसर्गिक व्यवहार करता है। परंतु जैसे जैसे उसमें समझ आने लग जाती है, वो ये जानने लग जाता है कि किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा लोग उससे कर रहे हैं, उसके व्यवहार का क्या अर्थ निकाला जा रहा है। और इस प्रकार बालक का जो स्व है, यानी बालक का जो सेल्फ है, वो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने लगता है, और इसे ही सामान्यीकृत अन्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि सामान्यीकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के प्रति वो धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं रखते हैं, उसे वह आंतरिकृत कर लेता है और उसे ही सामान्यीकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, क्योंकि समय और समाज दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति व्यवहार करता है। तो जो व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार है, उसे आई यानी कि मैं के रूप में मीड ने कहा, और मी यानी कि मुझे का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों ने क्या प्रतिक्रिया दी। इस तरीके से लगातार ही मैं और मुझे के बीच में अंतरक्रिया होती रहती है, और इस अंतरक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के स्व का विकास होता है, बालक के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार और समाज के संपर्क में आने के कारण उनमें समानता स्थापित होने लग जाती है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू बन जाते हैं। क्योंकि तब तक बालक ये सीख चुका होता है कि उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और उसे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए जिसे समाज में स्वीकृति मिल सके। इस तरीके से मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सामान्यीकृत अन्य और मैं व मुझे को परिभाषित करते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब हम बात करते हैं फ्राइड के सिद्धांत की। फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया और उनकी पुस्तक का नाम था साइको एनालिसिस। फ्राइड मानते थे कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो यानी कि काम प्रवृत्तियों से तय होता है, और इसी के आधार पर उन्होंने ये शेयर किया, ये डिस्कस किया कि मानव का अधिकांश व्यवहार अनदेखा
और अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। वो ये मानते थे कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार का है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव का यानी मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा और अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। और इसे फ्राइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो जैसे 3 भागों में बांटा। इड का अर्थ है मन की वो अचेतन शक्ति जो व्यक्ति की किसी भी प्रकार से सुख प्राप्त करने की प्रेरणा उसको देती है। ईगो ये चेतन और तार्किक पक्ष है तथा परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही इद को अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति देता है। और सुपर ईगो ये सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का संयोग है। इस प्रकार से स्व के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट किया गया कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा होती है। ये भूख उसकी इड है, यानी इद। अहम यानी ईगो कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, और अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो और चुपके से उठाकर खा जाओ। इस प्रकार अहम और इड में सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, किंतु परा अहम यानी कि सुपर ईगो व्यक्ति को कहेगा कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों से विचलन है, इसीलिए ऐसा मत करो। और इस प्रकार परा अहम यानी कि सुपर ईगो विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है और यही व्यक्ति के समाजीकरण का मुख्य आधार बनता है। इस प्रकार से फ्राइड ने साइको एनालिसिस पुस्तक में इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगले क्रम में हम बात करते हैं दुर्खीम के सिद्धांत की, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में प्रकट किया। यहाँ पर कुछ विशेष संबोध उनके द्वारा दिए गए, जैसे कि सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, जिसके आधार पर उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनका मानना था, दुर्खीम का ये मानना रहा कि प्रारंभ में जो व्यक्तिगत चेतना है वो सभी के संग जब मिलती है तो सामूहिक चेतना में परिवर्तित होती है। यानी कि यहाँ पर भी बात अंतर्क्रिया की हुई कि जैसे ही व्यक्ति का संपर्क दूसरे से हुआ और उसकी व्यक्तिगत चेतना का संपर्क दूसरे की व्यक्तिगत चेतना से होने के बाद लोगों में पारस्परिक अंतर्क्रिया हुई और उस पारस्परिक अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप एक सामूहिक चेतना जन्म लेती है। और सामूहिक चेतना का निर्माण होने के बाद सामूहिक प्रतिनिधान प्रकट होता है, यानी कि समूह के सभी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में दिखाई देता है, जैसे प्रथाओं, मूल्यों, विचारों, धारणाओं का कूलक सीखकर व्यक्ति उसके अनुरूप आचरण करना शुरू कर देता है। सामाजिक परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं और आदर्श सामूहिक प्रतिनिधान वो उदाहरण हैं जो कि व्यक्ति को संयमित और समाजोपयोगी बनाते हैं। इन सभी का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, बल्कि समाज और समूह के अधिकांश लोगों द्वारा मिलकर के किया जाता है। और इसी कारण
समूह के अधिकांश लोग इसका पालन भी करते हैं और ये मानते हैं कि जब इसके अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा तभी समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहेगी और नियमानुकूल आचरण करने से ही समाज में शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी। सामूहिक प्रतिनिधानों का पालन करना व्यक्ति अपना दायित्व समझते हैं। इसके पीछे नैतिकता का भी दबाव होता है और समाज इन्हें मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य भी करता है, लेकिन इनकी अवहेलना करना सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है। दंड की व्यवस्था भी देखने को मिलती है और इसी कारण से व्यक्ति अपने व्यवहार को मर्यादित रखता है। इस प्रकार समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों, संस्थाओं, धर्म और आदर्शों आदि को सामूहिक जीवन के द्योतक होने के कारण सामाजिक प्रतिनिधान माना जाता है। व्यक्ति इन सामाजिक प्रतिनिधानों को सीखता है, उन्हें आत्मसात करता है और उनके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ करता है। और व्यक्ति ज्यों-ज्यों सामाजिक प्रतिनिधानों को आत्मसात करता है त्यों-त्यों ही उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार से दुर्खीम ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में इस सिद्धांत को सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया था। इन विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से लेकिन बात एक ही करी, वो थी स्व के विकास की। कूले का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत, दुर्खीम का सिद्धांत, कहीं ना कहीं साथ ही मीड का सिद्धांत कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देता है कि स्व का विकास जिस प्रकार से होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ जिस प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का समाजीकरण भी होता है। और इसीलिए समाजशास्त्र के इस महत्वपूर्ण संबोध में समाजीकरण के सिद्धांतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी क्रम में हम बात करते हैं समाजीकरण से संबंधित कुछ और अवधारणाओं की, जो कि समाजीकरण से जुड़ी हुई रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नकारात्मक समाजीकरण की। हालांकि नाम अपने आप में ही स्पष्ट है कि समाजीकरण हो तो रहा है, लेकिन नकारात्मक। कई बार ऐसा होता है कि बालक के द्वारा वो बातें सीख ली जाती हैं जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो, व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो, परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती, और फिर व्यक्ति उस अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है, अपने पर्सनालिटी में उन ट्रेट्स को डेवलप कर लेता है। जब हमने बात करी समाजीकरण के अर्थ की, तो बार बार इस बात को कहा गया कि वह सीखा गया व्यवहार जो बालक को, व्यक्ति को समाज का उपयोगी सदस्य बनाए, वही समाजीकरण की श्रेणी में आता है। तो वो सीखा गया व्यवहार जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था नहीं बनी रह सकती या व्यक्ति एक लाभकारी प्रकार्यात्मक सदस्य के रूप में प्रकट नहीं होता, वो सीखा गया व्यवहार नकारात्मक समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अपराधी की जब बात की जाती है तो वो व्यवहार भले ही किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किया गया है, सीखा गया है, लेकिन उसे समाजीकरण की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता और वह नकारात्मक समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। प्रयास किया जाता है कि उस अपराधी से उन बातों को उसे भुला करके पुनः उसे समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाया जाए। और जब उन बातों को भुलाने का प्रयास किया जाता है, उन गुणों को, उन बातों को जिससे बालक ने या व्यक्ति ने वो व्यवहार किया है, उन्हें भुलाने की जो प्रक्रिया है वो विसमाजीकरण के रूप में जानी जाती है। विसमाजीकरण के द्वारा उन बुरी बातों को, उन बुरे गुणों को व्यक्ति के जीवन से हटाया जाने का प्रयास किया जाता है और पुनः समाजीकरण किया जाता है ताकि व्यक्ति में पुनः श्रेष्ठ गुण प्रवेशित हों और उसके द्वारा वो व्यवहार करे ताकि समाज का उपयोगी सदस्य बन करके सबके सम्मुख प्रकट हो। एक और समाजीकरण से संबंधित संबोध है और अवधारणा है जिसे कि हम पुनर्समाजीकरण के बाद पूर्वाभ्यासी समाजीकरण के रूप में जानते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। आमतौर पर हम घरों में, परिवारों में देखते ही हैं
कि बालक हो या बालिका, एक बात अक्सर कही जाती है कि शादी के बाद ये चीज़ तुम्हारे काम आएगी, या नौकरी करोगे तब ये व्यवहार काम आएगा। तो ये वो भूमिका है जब तक उस व्यक्ति या बालक ने ग्रहण नहीं करी है, लेकिन फिर भी उसे उन बातों की जानकारी दी जाती है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आगे चल कर के उसके जीवन में उपयोगी या लाभकारी सिद्ध होंगी। और उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा, तो वो पहले से ही उन बातों को सीख करके सकारात्मक व्यवहार करेगा, ताकि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार से ये कहना गलत नहीं है कि समाजीकरण ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हर सोपान पर, हर स्टेज पर सीखने की परिस्थिति अलग हो सकती है, एजेंसी अलग हो सकती है, लेकिन हर पक्ष का जो आधार है वो स्व के विकास से संबंधित है। इसीलिए वो प्रयास जिसके द्वारा बालक का समाजीकरण किया जाए और उसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बनाने की वो प्रक्रिया, ताकि वो समाज में आगे चलकर एक प्रकारात्मक सामाजिक सदस्य के रूप में सबके सम्मुख आए, समाजीकरण के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। धन्यवाद।